का था जो कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह के बैरूनी इलाके के एक गांव नूनगुन्ना में रहता था। हारून अपने गांव नूनगुन्ना के छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाया करता था, जो कि इसके घर से कोई 1 मील के फासले पर था। सकी जमात का कमरा बहुत कुशादा था, जिसमें पिट सुन की बनी हुई बहुत लंबी लंबी चटाइयां फर्श पर लंबी और सीधी कतारों में बिछी होती थीं। बच्चियों इन चिट्टा ऊहे पर तख्ता सिया और उस्ताद की तरफ मुंह करके बैठते थे। बच्चों, नूनगुन्ना के लिए कोई मेज़ और कुर्सियां नहीं थीं। सिर्फ एक डेस्क कमरे में सबके सामने की तरफ था, जो कि सिर्फ उस्ताद के इस्तेमाल में था। वहाँ एक तरफ एक अलमारी भी थी, जिसमें बच्चों नूनगुन्ना की कापियाँ और किताबें वगैरह रखी हुई होती थी। इन चंद चीज़ों के अलावा इस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। इन दिनों में गांव नूनगुन्ना के छोटे स्कूलों में आम तौर पर यही तरीका होता था। हारून एक अच्छा लड़का था, जो कि अपने बड़े बुजुर्गों, अपने वालिदैन और अपने उस्ताद की इज़्ज़तें किया करता था। वो रोज़ाना बहुत सुबह सवेरे उठता ताकि वक्त पर तावरे होकर नाश्ता करे, और फिर वो घर से निकलकर खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ लंबा सफ़र तय करके स्कूल में वक्त से पहले पहुंच जाए। वो बहुत मेहनत करता और हमेशा अपना स्कूल का काम ख़त्म करता। वो हमेशा अपने वालिदैन की अलिफ नसीहत पर अमल करता कि आज का काम कभी कल पर मत छोड़ो। स्कूल में तफरीह के वक्त हारून अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में कबड्डी छोटिए खेला करता था। ये खेल पाकिस्तान के देहाती इलाकों के नौजवानों के दरमियान बहुत मकबूल है, और हारून को भी ये खेल खेलना बहुत पसंद था। सा गधा था जिस पर सवार होकर वो हर हफ्ते करीब के एक कस्बे में जाता और वहाँ के लोगों से मैले कपड़ों की गठरियाँ जमा करके लाता। फिर वो गधे पर सवार होकर कपड़ों के साथ दरिया पर जाता और वहाँ पर वो कपड़े धोकर लाता। ताजुआ की एक बुरी आदत थी कि जब वो गधे पर सवार होता तो वो बेचारे गधे की टांगों पर जोर जोर से छिड़ छोटिए मारता जाता था। तब वो गधा एक भयानक सी आवाज़ निकालता था, बेहुआ नूनगुन्ना, बेहुआ नूनगुन्ना, और साथ ही ताजुआ अपना और भारी गठड़ियों का बोझ भी इस पर लादे हुए होता था। फिर शाम को वो गधे पर सवार धुले हुए कपड़ों की गठड़ियों का बोझ भी इस पर लादे हुए इसकी टांगों पर छड़ी मारता हुआ वापस आता था। जब धोबी पास से गुजरता तो हारून अक्सर गधे की ये भयानक और गमज़दा आवाज़ सुनता, और गधे के बारे में परेशानी की वजह से वो बचाव रात को सो ना सकता। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी स्कूल जाते हुए हारून धोबी को गधे पर धुले हुए कपड़ों के साथ सवार शहर की तरफ जाते हुए देखता, जो हमेशा की तरह गधे को लंबी छड़ी के साथ पिटता जाता था। बेचारा छोटा सा लड़का अक्सर बहुत गौर व फिक्र से देर तक इसके बारे में सोचता रहता कि किस तरह इस गधे को ताजुआ की मार पेट से बचाया जाए, मगर कभी भी कोई मंसूबा उसकी समझ में नहीं आया। ये सब कुछ अरसे तक जारी रहा। गधा कमज़ोर और बूढ़ा हो गया। ताजुआ खुद भी अपने गधे की तरह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि धोबी शहर से इतने ज़्यादा कपड़ों की गठरियाँ जमा करके धोने के लिए नहीं ला सकता था। इस वजह से वो अब ज़्यादा गरीब हो गया था और उसको अपने गधे की देखभाल पहले से ज़्यादा मुश्किल लगती थी। अब ताजुआ ने गधे को ताज़ा सब्ज़ घास की बजाय बचा खिंचा खाना देना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी गधे को पीटने की आदत नहीं बदली। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हारून ने अपने प्राइमरी स्कूल के फाइनल इम्तिहान को अपनी जमात में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके पास कर लिया। हेडमास्टर ने इसके सर्टिफिकेट के साथ इसे एक ख़ास इनाम भी दिया। हारून गा नूनगुन्ना भर में बहुत मशहूर हो गया। इसके वालिदैन इंतहाई खुश हुए और अपने बेटे की कामयाबी पर नाज करने लगे। इसकी मेहनत और कामयाबी की खुशी मनाते हुए हारून के वालिदैन ने इससे वादा किया कि वो इसे इसकी मर्ज़ी की जो चीज़ भी वो पसंद करेगा, इसे वही तोहफे में ख़रीद कर देंगे। इसी रात को जब वो छोटा सा लड़का अपने कमरे में सोने के लिए गया, इसके कमरे की खिड़की खिली थी और इसे इस बेचारे गधे की गमज़दा आवाज़ थोड़े फासले से सुनाई दे रही थी, देहूं देहूं। हारून ने इसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि वो अपने वालिद से ताजुआ का गधा ख़रीदने के लिए कहेगा। इसे यकीन था कि इसके अब्बाऊजान इससे ताउन करेंगे, मगर उसे डर था कि बूढ़ा ताजुआ शायद ना माने। दूसरे दिन जब हारून ने दरख्वास्त की कि क्या वो ताजुआ का गधा ख़रीद सकता है, तो इसके वालिद इसकी गैर मुतवक्के दरख्वास्त पर बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, बेटे, ताजुआ के गधे में क्या ख़ास बात है? तुम कोई दूसरा जानवर भी पाल सकते हो,
لیکن ہارون نے کہا نہیں ابا جان، میں تاجوں کا گدھا ہی حاصل کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ تب اس چھوٹے سے لڑکے نے اپنے والد کے سامنے تمام کہانی بیان کی کہ کس طرح تاجوا اپنے گدھے کو ایک لمبی چھڑی سے مارتا ہے اور کس طرح وہ اپنے گدھے سے کپڑوں کی بھاری گٹھلیاں اٹھواتا ہے اور اسے کھانے کے لیے تازہ گھاس کی بجائے بچا کھچا کھانا اس کے آگے ڈال دیتا ہے۔ ہارون نے اپنے والد کو وضاحت کر کے بتایا کہ کس طرح وہ عرصے سے بیچارے گدھے کو اس سخت ظلم سے بچانے کی خواہش رکھے ہوئے تھا۔ اس کی داستان سننے کے بعد اس کے والد اپنے بیٹے کے لیے اس بوڑھے گدھے کو خریدنے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح دوسرے روز صبح ہارون اور اس کے والد تاجوا سے ملنے گئے اور انہوں نے دھوبی سے پوچھا کہ کیا وہ اس کا گدھا خرید سکتے ہیں۔ تاجوا کو اس درخواست پر بہت تعجب ہوا۔ تب وہ سوچنے لگا کہ اس کا گدھا کتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے اور اسے کھلانا پلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اب کافی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر تاجوا اچھی قیمت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر بحث کرنے کے بعد اپنے بوڑھے گدھے کو باپ بیٹے کے ہاتھ بیچنے پر راضی ہو گیا۔ ہارون اور اباؤ جان گدھے کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے اور اسے اپنے گھر کے پیچھے بہت بڑے صحن میں آزاد چھوڑ دیا۔ انہوں نے بوڑھے گدھے کو کھانے کے لیے تازہ گھاس بھی دی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کبھی بھی کپڑوں کی بھاری گٹھلیاں نہیں اٹھانی پڑیں گی اور نہ ہی کسی لمبی چھڑی سے مار کھانی پڑے گی۔ ہارون نے ہمیشہ گدھے کی دیکھ بھال کی پوری کوشش کی اور باوجود اس کے کہ وہ گدھا بہت ہی بوڑھا تھا مگر وہ جلد ہی طاقتور اور صحت مند ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا بہت خوش تھا کیونکہ وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ گدھا اپنے نئے گھر میں کتنا خوش تھا، اور اب ہارون کو کبھی بھی اس کی وہ انتہائی غمزدہ آواز نہیں سننا پڑیں گی۔